आप सब लोग, स्वागत है आप लोगों का आज की आफ्टर द ब्रेक वाली क्लास में। और ब्रेक के बाद बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं ऑडिट ऑफ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, इसके अंदर बच्चों है क्या? मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, आईसीआई को भाई सिलेबस बढ़ाना था। कायदे से या तो एनजीओ पढ़ा लेते, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन पढ़ा लेते, या ट्रस्ट एंड सोसाइटी पढ़ा लेते। इन्होंने तीनों पढ़ाए और अब आपको तीनों पढ़ के जाने और अब आपको वही आंसर लिख के आना है जो इन तीनों टॉपिक में आईसीआई ने दिया है। राइट? तैयार हैं आप लोग? बोलो हाँ कहना, आ जाओ। एक बच्चा कह रहा है सर आपकी टी शर्ट ब्रेक में बदल गई। कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सेम है भाई, 5 मिनट में कहां से बदल जाएगी? अभी तो ओके, अभी तो बस ब्रेक लिया था मैंने। दुष्ट आप ही कहेंगे। आओ इधर देखो बेटा। हाँ जी, तो हमने बच्चों चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ने कौन कौन से टॉपिक है? जनरल, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, अदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बात खत्म। ये 4 टॉपिक्स हमने कवर करने हैं। जनरल बातें, ऑडिट के दौरान क्या ध्यान रखनी है, सब्सक्रिप्शन का ऑडिट कैसे करोगे क्योंकि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है तो सबसे ज्यादा पैसा इनके पास सब्सक्रिप्शन और डोनेशन से आने वाला है। अदर इनकम क्या क्या हो सकती है और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कैसे कैसे आप करने वाले हो। बहुत सिंपल। अगर आपने एनजीओ पढ़ा हुआ है, पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है बच्चों, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है आईसीआई के हिसाब से बच्चों। ये रिडंडेंट टॉपिक देने की जरूरत नहीं थी, बट कोई बात नहीं, कोई मानता नहीं है। सर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा। हाँ भाई, आज लैपटॉप से ज्वाइन नहीं हो रहा है, प्लीज ऐप पे पढ़ लीजिए आज मेरे साथ। इधर देखो, सबसे पहले बच्चों जनरल की बातचीत करता हूं आपसे। ये है जनरल पॉइंट्स व्हाइल ऑडिटिंग। जनरल पॉइंट्स व्हाइल ऑडिटिंग दी, कम ऑन, जनरल पॉइंट्स व्हाइल ऑडिटिंग दी व्हाट? चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू बच्चों देख के घबराएंगे नहीं। हर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का कोई ना कोई फाउंडेशन डॉक्यूमेंट होगा। सोसाइटी है तो सोसाइटी का डॉक्यूमेंट होगा, ट्रस्ट है तो बेटा ट्रस्ट डीड होगी। कम ऑन, यस और नो? तो फिर से आप इसको बोल सकते हैं सिंपली 315, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल वाली बातें यहाँ पे चल रही है। राइट? तो सबसे पहले आपको बोला जा रहा है कि भाई जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका चैरिटेबल ट्रस्ट है, आप उसके फाउंडेशन डॉक्यूमेंट को समझे ताकि आप ये समझ पाए कि उसका लीगल और ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है। ओके, फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द चैरिटेबल ट्रस्ट बोल सकते हैं, जो मर्जी बोलिए। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लीगल कंप्लायंस। व्हाट इज लीगल कंप्लायंस? अच्छा, दूसरे पॉइंट से पहले बच्चों को लास्ट पॉइंट पढ़ा देता हूं क्योंकि आपस में कनेक्टेड है। ये लो जी, लास्ट पॉइंट क्या बोलता है? ट्रस्ट डीड रेगुलेशन एग्जामिनेशन। आप देख लो भाई, चैरिटेबल ट्रस्ट जो है अपनी ट्रस्ट डीड के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले हमने देखा कि भाई इनके एक बार हम लोग ट्रस्ट डीड उठाकर देख लेते हैं, इस समय समझ आ जाएगा कि भाई इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या काम करना चाहते हैं। राइट? किस फॉर्म में जो है ये काम कर रहे हैं। फॉर्म समझ गए? सोसाइटी है, ट्रस्ट है। राइट? फिर उसी के बाद हमने देखा कि भाई इनका जो गवर्निंग डॉक्यूमेंट है, हम ये देख रहे हैं कि उन गवर्निंग डॉक्यूमेंट में जो रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। गवर्निंग डॉक्यूमेंट में जो रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। बताइए, ये दोनों बातें क्लियर होती है आपको? कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू और ट्रस्ट डीड रेगुलेशन। इसके अंदर एक वर्ड और ऐड कर लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का रिव्यू। कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का रिव्यू, इज दैट क्लियर? और यहां पे हमने क्या देखा कि भाई वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है उसमें लिखे हुए रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं। टॉपिक खत्म बच्चों। लीगल कंप्लायंस में क्या बोलोगे? लीगल कंप्लायंस बस ये देखोगे कि भाई जो भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर रहा है ये चैरिटेबल ट्रस्ट या नहीं कर रहा है। इंटरनल कंट्रोल, जेनरिक बात, बिल्कुल जेनरिक बात बच्चों। इंटरनल कंट्रोल की असेसमेंट करेंगे कि भाई इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल है या नहीं ओवर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग। अब इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? क्या आप आंख बंद करके बता सकते हो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल के 3-4 एग्जांपल? वेरी गुड। इंटरनल कंट्रोल, राधिका इंटरनल कंट्रोल के एग्जांपल दो। वेरी गुड वरुण। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, रिकंसिलिएशन, लिमिट चेक हो सकती है, अप्रूवल हो सकता है, ऑथराइजेशन हो सकता है। और यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल सी बात बोल दी इन्होंने, क्या कि भाई आपने क्या करना है, आपने बस ये देखना है कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है कि नहीं ओवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कीपिंग। और बस आखिरी पॉइंट, इनकम वेरिफिकेशन, बहुत ही जेनरिक पॉइंट। आप देखो भाई इनके इनकम के सोर्सेज क्या क्या है और सारी इनकम जो है वो टाइमली और एक्यूरेट बैंक में रिसीव हो रही है, बैंक पे रिकॉर्ड हो रही है। खत्म टॉपिक बच्चों। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, भूल जाइए सारी बातों को, सिर्फ मेरे पर फोकस कीजिए। चैरिटेबल ट्रस्ट बच्चों मेरे हिसाब से एक रिपीटेटिव टॉपिक है, एनजीओ में कवर हो चुकी है सारी बातें, बट कोई बात नहीं, आईसीआई कह रहा पढ़ो तो हम पढ़ के जाएंगे। दूसरी बात बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट में सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि जनरल पॉइंट्स क्या है ऑडिट के, घबराना नहीं है। हर चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होगा, हम लोग सबसे पहले उसको रिव्यू करेंगे और समझेंगे इनका ऑपरेशनल और लीगल फ्रेमवर्क क्या है। डन। लास्ट में पहुंच जाओ इसी डॉक्यूमेंट को लेके, इस डॉक्यूमेंट में जो रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव है वो फॉलो होते हैं या नहीं होते हैं, हम लोग उनको चेक कर लेंगे। डन।
ओके फिर आ जाओ वापस। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने क्या किया था, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था, लीगल कंप्लाइंस, यानी कि ये लॉ और रेगुलेशन जो इसके ऊपर एप्लीकेबल है उनसे कंप्लाई करता है कि नहीं। एंड देन इंटरनल कंट्रोल एंड देन इनकम। इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव होने चाहिए किसके ऊपर, फाइनेंशियल और आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर, रिकॉर्डिंग के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल है वो इफेक्टिव होने चाहिए। 2 लाइनें लिखनी पड़ जाए, मुझे अपने बच्चों पे पूरा विश्वास है, बच्चे लिखाएंगे कि भाई इंटरनल कंट्रोल एक्टिविटीज जैसे कि आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, पीरियोडिक रिकंसिलिएशन एंड देन प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड अप्रूवल्स, फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ द एसेट्स, ये सब जो है प्रॉपर होने चाहिए। एंड इनकम में आप लोग क्या बोलोगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे। डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम में मुझे बच्चों में पूरा विश्वास है, एक चैरिटेबल ट्रस्ट सबसे ज्यादा पैसे कैसे कमाएगा, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, रेंट से, इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, मेनली सब्सक्रिप्शन से और डोनेशन से। फिर उसके पास हो सकता है कोई प्रॉपर्टी हो रेंट पे दे दी हो, फिर उसने बच्चों कुछ एफडीज वगैरह कर रखी होंगी, उस पर इंटरेस्ट आ रहा होगा, हो सकता है उसने कुछ और इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो एज पर दी रेगुलेशन, वहां से बच्चों उसको क्या आ रहा है, डिविडेंड वगैरह आ रहे होंगे। दैट्स इट। संजना नाखून मत खाओ, डन, बोल दो हाँ के ना। हाँ लीगे से भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। तो ये तो आपको कुछ भी नहीं बता रहे, हम उससे ज्यादा आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। क्या बच्चों, अगर आपके सामने 4 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे, आज की रात वाली डेली राइटिंग प्रैक्टिस में दिखाई दे कि व्हाट आर द जनरल पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड बाय द ऑडिटर व्हाइल ऑडिटिंग अ चैरिटेबल ट्रस्ट, क्या आप ये 5-6 बातें लिख के आ सकते हैं? यस। सबसे पहले शुरुआत करो, चैरिटेबल ट्रस्ट है ना, तो इनका कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट होगा, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होगा, हम लोग उसको पढ़ेंगे और समझेंगे भाई इनका ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्या है, इनका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। इसी डॉक्यूमेंट का लास्ट वाला पॉइंट हम लोग पकड़ लेंगे, और वो लास्ट वाला पॉइंट क्या था, इसमें जो रेगुलेशन ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉपर्ली फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, बोल दो हाँ के ना। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, वापस आ जाओ मेरे साथ, आप वापस आओ, आप लोग लिखो, मुझे पता है फोन से फिर भी कोई बात नहीं, लिख दो। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आया था, जल्दी बोलो। लीगल फ्रेमवर्क हम लोग देख लेंगे। लीगल फ्रेमवर्क के बाद तो बहुत आसान, इंटरनल कंट्रोल ऑन इनकम। लीजिए बच्चों, हमारा पहला टॉपिक 4 नंबर के लिए तैयार हो गया है, मात्र और मात्र 7 मिनट के अंदर अंदर। आइए दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट वाला, सब्सक्रिप्शन और डोनेशन का कैसे आप लोग जो है वो ऑडिट करने वाले हो। सब्सक्रिप्शन और डोनेशन का कैसे आप लोग जो है वो ऑडिट करने वाले हो। ओके ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई मेंबरशिप फीस में चेंज तो नहीं हुआ। तो हम लोग देखेंगे भाई, अगर मेंबरशिप फीस में ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है तो सब्सक्रिप्शन में भी अकॉर्डिंगली क्या होने चाहिए, एडजस्टमेंट्स होने चाहिए। ओके, सब्सक्रिप्शन बच्चों 2-3 तरह की हो सकती है। एक आपकी लाइफ मेंबरशिप फीस हो सकती है, एक आपकी हो सकता है कि आपने कोई जर्नल, कोई पीरियोडिकल, हमने पहले भी बात करी हुई ना इसके ऊपर, क्या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का कोई जर्नल है, पीरियोडिकल है, वो आपने सब्सक्राइब करने के लिए दे रखा है। तो सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, वेरीफाई एनी चेंजेस इन द मेंबरशिप फीस ड्यूरिंग द पीरियड, हम लोग उसको वेरीफाई कर लेंगे, चेक कर लेंगे। ये तीनों पॉइंट रिसीट से रिलेटेड है। एक पहले 2 पॉइंट रिसीट बुक से, बेटा रिसीट बुक क्या सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, किसी के पास भी पड़ी हो रिसीट बुक, अगर किसी के पास ही पड़ी होगी तो क्या रिस्क होगा, वो भाई साहब के नाम पे जा जाके चंदा इकट्ठा करता रहेगा और आपके पास देगा नहीं। पहला पॉइंट, आपकी रिसिप्ट बुक जो है वो किस पे होनी चाहिए, सेफ कस्टडी में होनी चाहिए। कम ऑन बोल दो हाँ कहना। तो जितने भी अनयूज्ड रिसिप्ट बुक है वो सेफ कस्टडी में होनी चाहिए, उसको मिसयूज हमें बचाना चाहिए। ओके, देन उसका क्या करेंगे, कलेक्ट एंड रिव्यू ऑल रिसिप्ट बुक फ्रॉम द ऑडिट पीरियड फॉर कंप्लीटनेस। हम लोग चेक कर लेंगे भाई जितनी भी रिसिप्ट बुक पे एंट्रीज है वो सारी रिकॉर्ड में आ रही है कि नहीं आ रही है, जितनी भी रिसिप्ट बुक पे एंट्रीज है वो सारी रिकॉर्ड में आ रही है कि नहीं आ रही है, कंप्लीटनेस चेक कर ली। आइए मेरे साथ साथ बच्चों, चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हैं, जनरल ऑडिट हमने कर लिया है, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट, यानी क्या ड्यूरिंग द ईयर मेंबरशिप फीस में कोई चेंज हुआ है, चेंज हुआ है तो वो प्रॉपर्ली बुक में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं, इसको वेरीफाई कर लेंगे। फिर अगले 3 पॉइंट बच्चों रिसिट से रिलेटेड है। पहला रिसिट बुक, कौन सी रिसिट बुक, अनयूज्ड रिसीट बुक बच्चों प्रॉपर अथॉरिटी के साथ जो है वो होनी चाहिए, अदरवाइज उसका मिसयूज हो सकता है। दूसरा रिसीट बुक से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिसीट बुक का चेकिंग कर लेंगे कि रिसीट बुक की सारी एंट्रीज हमारे अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, कंप्लीटनेस। एंड फाइनली कैंसल रिसीट स्क्रूटनी, अगर कोई रिसीट्स जो है वो बनाने के बाद कैंसिल की गई है तो उसकी भी प्रॉपर स्क्रूटनी की जाए। ऐसा तो नहीं कि पैसे ले लिए फिर रिसीट कैंसिल कर दी और हमें बोला कि पैसे मिले ही नहीं है। देखिए, क्लोजली इंस्पेक्ट द कैंसिल रिसीट अगेंस्ट कैश बुक एंट्रीज फॉर एनोमलीज। एनोमलीज क्या होता है, कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कोई ऐसा आपको अनयूजुअल ट्रांजैक्शन तो नहीं दिख रहा है, उसके लिए आप क्या करें, जितनी भी कैंसिल रिसीट्स हैं उनको आप लोग जो है बहुत क्लोजली एनालाइज करें। कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है कि एक बंदा है उसी की जो है सबसे ज्यादा रिसीट जो है वो कैंसिल होती है, राइट। तो कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा है, कोई एनोमली तो नहीं है, कोई अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं दिख रहा है कि हर 10 रिसीट के बाद एक रिसीट जो है वो कैंसिल हो रही है, एक पर्टिकुलर अमाउंट की रिसीट कैंसिल हो रही है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम की रिसीट कैंसिल हो रही है।
ट्रेंड देखने की कोशिश करेंगे, एनॉमली ढूंढने की कोशिश करेंगे। ओके, आइए बच्चों, आइए। क्या आपको ये 4 बातें याद होती है? देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप इसमें 1000 बातें लिख सकते हो, लेकिन आईसीआई को चाहिए यही 4 बातें। याद रखें, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑडिट कर रहे हो, सबसे पहले देखेंगे क्या मेरे साथ साथ क्या कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है सब्सक्रिप्शन में। कैसे एडजस्टमेंट? मेंबरशिप फीस चेंज तो नहीं करी गई। फिर उसके बाद तीनों बातें रिसीट बुक से, रिसीट बुक की बच्चों ऑथराइज व्यक्ति के पास होने चाहिए अनयूज, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी? मिसयूज हो जाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद रिसिप्ट बुक से हम लोग कंप्लीटनेस चेक कर सकते हैं, रिसिप्ट बुक में जितना रिकॉर्ड है वो हमारे अकाउंट्स में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तीसरी बात, जितनी भी रिसिप्ट कैंसिल हुई है उनके हम क्लोज स्क्रूटनी देखेंगे टू फाइंड आउट दी एनॉमलीज, टू फाइंड आउट दी अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन एटसेट्रा। डन। आइए देन सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन रिकॉर्ड, ये तो बहुत सिंपल है भाई। इसमें तो फिर से वो रिकंसिलेशन वाली बातें शुरू हो जाएंगी। हम क्या करेंगे? प्रिंटेड लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन विद टोटल कलेक्शन रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक तरफ आपके पास रिकॉर्ड होगा कि ये डोनेशन मिली है, एक तरफ आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे। वो रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपस में क्या होने चाहिए? मैच होने चाहिए। आ जाइए कलेक्शन इंटीग्रिटी। कलेक्शन इंटीग्रिटी के बदले पता मैं क्या बोलूंगा? कलेक्शन आईसी लिख लो। कलेक्शन का आईसी जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ जी, कलेक्शन का आईसी जो है वो क्या होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। देखिए, असेस इंटरनल कंट्रोल फॉर कैश कलेक्शन पर्टिकुलरली फॉर पब्लिक फंड रेजिंग इवेंट। ये भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों, फंड रेजिंग इवेंट्स। याद है ना, क्रिकेट मैच रखवा दिया, बादशाह भाई को बुला लिया, एमसी स्टैन को बुला लिया, याद आ रही है बातें? तो आपने फंड रेजिंग इवेंट जो रखवाया है उसकी कैश कलेक्शन पे बहुत जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए टू गारंटी दैट ऑल द फंड्स आर ड्यूली रिकॉर्डेड। एंड आखिरी पॉइंट बच्चों, पब्लिक रिपोर्ट रिकंसिलेशन। आपने क्या कर रहा है? आपने जो पब्लिकली रिपोर्ट्स निकाली है सब्सक्रिप्शन की, डोनेशन की, आप उसको भी मैच करके देख सकते हैं कि वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं। क्रॉस वेरीफाई द रिपोर्टेड सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन टोटल्स विद द अमाउंट डिस्क्लोज इन द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स और द चैरिटी रिपोर्ट्स। तो जो भी आप लोगों ने क्या करी है, पब्लिक रिपोर्ट्स निकाली है कि हमारे ट्रस्ट को इस साल इतनी डोनेशन मिली है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। क्विकली बच्चों उसको कवर करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, चैरिटेबल ट्रस्ट के केस में सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन का ऑडिट आप लोग कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले बच्चों 4 बातें तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। एक सब्सक्रिप्शन का है, 3 रिसीप्ट की है। ओके, और जोड़ने की कोशिश करता हूं बच्चों आपको। एक सब्सक्रिप्शन का था, 3 रिसीप्ट्स की थी, और उसका फिर से सब्सक्रिप्शन का था, उसका फिर से सब्सक्रिप्शन का था। देन फाइनली कलेक्शन इंटरनल कंट्रोल एंड पब्लिक रिपोर्ट रिकंसिलेशन। आइए सब कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। सब्सक्रिप्शन, पहला पॉइंट, सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई चेंज हुआ है? चेंज प्रॉपरली वेरीफाई करो, चेंज प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। रिसीट बुक, अनयूज रिसीट बुक प्रॉपर अथॉरिटी के पास हो, मिस यूज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बच्चों जो हमारी रिसीट्स थी, हम लोग उनकी ऑडिट करके चेक करेंगे रिसीट्स प्रॉपरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड है या नहीं है। फिर उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं? कैंसल रिसीट्स को चेक करने वाले हैं अनोमलीज के लिए, ट्रेंड के लिए, किसी अनयूजुअल फ्लक्चुएशन के लिए। अच्छा जी, फिर बच्चों सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन पे आ गए। हम लोग क्या करेंगे? प्रिंटेड लिस्ट निकालेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिकॉर्ड निकालेंगे, चेक कर लेंगे। फिर इंटरनल कंट्रोल हमारा अच्छा होना चाहिए, स्पेसिफिकली ऑन फंड रेजिंग इवेंट्स पे इंटरनल कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, ताकि सारी कलेक्शन जो है वो हमारी प्रॉपरली रिकॉर्ड हो। कोई कलेक्शन ऐसी ना हो कि पैसा आया है लेकिन ट्रस्ट तक पहुंचा नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बच्चों, हम लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग चेक करेंगे पब्लिक रिपोर्ट रिकंसिलेशन। पब्लिक रिपोर्ट रिकंसिलेशन क्या है? जितना ट्रस्ट क्लेम कर रहा है पब्लिक रिपोर्ट्स में, उतनी एक्चुअली में डोनेशन हमारे पास रिसीव होनी चाहिए। खत्म। ओके, बोलिए। सर फ्लैग डेज क्या है? फ्लैग डेज तुमने कहां पढ़ लिया? अरे फ्लैग डेज वगैरह भाई जब झंडा लहरा रहे भाई साहब, झंडा लहरा रहे, कोई इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया है, उसके लिए आपने जो है झंडा लहराया, उस पर आपने लोगों को बुलाया, उस पर आपने चंदा इकट्ठा किया है, उसकी भी रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। चलिए डन, बोलिए। आ जाओ बच्चों, आ जाओ। खत्म, बस क्लास खत्म होने वाली है। डोंट वरी एट ऑल, एकदम चिल्ड आउट मोड में रहो। पहले बताओ यहाँ तक की तैयारी पूरी है? एवरीवन कम ऑन। किसका ऑडिट कर रहे हैं? चैरिटेबल ट्रस्ट। प्रोटेस्ट में पढ़ा रहा हूं क्योंकि बच्चों एनजीओ पढ़ के हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट अलग से पढ़ाते हैं। और साथ में क्या पढ़ाते हैं? कम ऑन, ये साथ में क्या पढ़ाते हैं? ये पढ़ाते हैं भाई साहब आपको ट्रस्ट एंड सोसाइटी भी। बट डोंट वरी एट ऑल, हम लोग इसको तैयार करके जाएंगे। एक बात बच्चों मैंने सुनी, कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि ऑडिट का सिलेबस जो है हम कैसे कवर करेंगे। सर ने तो पढ़ा दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक अच्छी आपकी बात संवाद चल रही थी किसी ग्रुप के अंदर, मैं पढ़ रहा था, मैं चोरी चुपके से देख रहा था कि बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे। कुछ बच्चे जो है वो मोटिवेट भी कर रहे थे कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सिलेबस सही हो रहा है, हमें बस अब कवर करना है। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैंने एक वेपन दिया है, और वो वेपन क्या है बच्चों? रिवीजन वीडियोस। प्लीज आप मानिए इस बात को, क्लास के बाद मैराथन रिकॉर्ड करना या रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करना और क्लास के अंदर रिवीजन वीडियो रिकॉर्ड करना दो अलग अलग बातें हैं। क्लास के अंदर मैं इसलिए कर रहा हूं,
उसी टोन में, उसी लय में, उसी शब्दावली में मैं आपको रिवीजन वीडियो देता हूं जिससे आपने क्लास में पढ़ा है, वो बार बार आपको रीइंफोर्स करने में हेल्प करेंगे। अब आप मान के चलो बच्चों, ऑडिट की टोटल रिवीजन वीडियोस, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको अगर अंदाजा दूं तो अप्रोक्सीमेटली बच्चों 16 से 20 घंटे की बनेगी। ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, 16 से 20 घंटे की रिवीजन वीडियो। अब आप उसे, ऐसा तो है नहीं चलो पहली बार आप उसे बच्चों 1x पे देख लोगे, लेकिन उसके बाद तो बेटा आप उसे 1.5 1.75x पे देखने वाले हो। ये तो लाइव में कई बच्चों का बस नहीं चलता है, तो लाइव में गियर दबा के बोले हाँ जल्दी बोलना शुरू कर दे, राइट। तो आप बच्चों बिल्कुल बेफिक्र रहो, अगर आपको रिवीजन वीडियोस में सारी की सारी जब दे दूंगा, आप उन रिवीजन वीडियोस को 2-3 बार देख लोगे, कवर हो जाएगा। और आप ये देखो ना, यहीं पे बच्चों पता है डिफरेंस पैदा होना शुरू हो जाता है। चैप्टर 5 और चैप्टर 9 मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं 20 नंबर के मिनिमम आ रहा है इन दोनों चैप्टर्स मिला के, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम। सोचो गवर्नमेंट ऑडिट कितना इंपॉर्टेंट, अभी कोऑपरेटिव सोसाइटी कितना इंपॉर्टेंट, और बीच में जो इन्होंने रायता फैला रखा उसमें से भी कुछ ना कुछ तो बम फोड़ेंगे। और उधर चैप्टर नंबर 5 देख लो आप, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है, छुड़वा दोगे क्या? छोड़ दे क्या बेटा उनको? नहीं। 20 नंबर में से मैं आपसे टारगेट रख रहा हूं कि आप 12 से 15 के बीच में लेके आओगे बच्चों। ये हमारी मेहनत रंग लेके आएगी, राइट। तो प्लीज इसमें संयम बनाए, पेशेंस बनाए, अपने आप को बच्चों अपने अंदर ग्रिट पैदा करें कि भाई मैंने तो जो है इसको कवर करना है कैसे भी, और मैं आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं। एक A to Z सारी क्लासेस लाइव, साथ में बच्चों दूसरा क्या, आप लोगों को साथ के साथ रिवीजन वीडियोस। ओके, बोलो हाँ कहना, बोल दो, आ जाओ जी प्लीज। तो बिल्कुल भी बच्चों आपने हार नहीं माननी है, इन चैप्टर्स में बने रहना है साथ में। और देखिए क्लास में मल्टीपल टाइम्स जो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये हेडिंग्स बच्चों एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर ये हेडिंग्स क्या हम लोग अपने एग्जाम में लिख के आ सकते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, जब आईसीए ने हेडिंग लिखी होगी तब सही है। ये हेडिंग्स में आपके रेडी रेफरेंस के लगता हूं, आपको ये पूरे सेंटेंस याद नहीं करा सकता, लेकिन बच्चों मैं आपको हेडिंग्स तो याद करा ही रहा हूं ना, साथ साथ बोल के कुछ ना कुछ स्टोरी बना के, कुछ ना कुछ फ्लो बना के। जैसे कि जनरल ऑडिट ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट में पता है सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट का हम लोग रिव्यू करेंगे ऑपरेशनल और लीगल फ्रेमवर्क जानने के लिए। इसी से लास्ट वाला पॉइंट कनेक्ट कर लिया कि भाई ऑब्जेक्टिव्स और रेगुलेशंस के फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन लीगल कंप्लायंस, इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट, उसके बाद इनकम, बात खत्म। अब इंटरनल कंट्रोल असेसमेंट याद आ गया तो मैं बच्चों इतना कॉन्फिडेंस आपके ऊपर रखता हूं कि आप लिखाओगे देयर मस्ट बी एन इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल सिस्टम रिलेटेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और आप इतने ट्रेंड हो कि आप इंटरनल कंट्रोल पे बिना कुछ बोले कम से कम 5-10 लाइन तो लिख सकते हो। और मैं तो आपसे 1 लाइन की एक्सपेक्टेशन करके बैठा हूं, है ना। आ जाओ जी प्लीज, क्लियर, जनरल वाला क्लियर। इसी के बाद बच्चों चलते सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन में सबसे पहले एडजस्टमेंट, फिर उसके बाद रिसिट बुक अनयूज्ड, प्रॉपर अथॉरिटी की बात होनी चाहिए। रिसिट बुक हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे रिकॉर्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर रिसिट बुक के सामने हम लोग क्या करने वाले हैं, एक और रिसिट बुक से हमारा था कैंसल्ड जो हमारी रिसीट्स है उनको चेक करने वाले। फिर सब्सक्रिप्शन पे पहुंच गए थे और फिर सब्सक्रिप्शन पे हमने प्रिंट आउट लेके मैच कर लिया कि भाई साहब जो ये सब्सक्रिप्शन की रसीदें हैं वो एक्चुअली हमारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में आ रही है या नहीं। कलेक्शन इंटीग्रिटी, कलेक्शन आईसी से था। एंड फाइनली पब्लिक रिपोर्ट रिकंसिलेशन, जितने आपने पब्लिकली क्लेम किया है कि हमें इतनी डोनेशन मिली है उतनी डोनेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है या नहीं। डन, बोलिए आइए। देन क्लास में ही याद करके जाओ बच्चों, क्लास में ही आप इतनी बार बोलोगे मेरे साथ तो याद हो जाएंगे आपको। अदर इनकम ऑडिट प्रोसीजर, अब तो रायता है। अदर इनकम हो कौन कौन सी सकती है? लीगेसी, ग्रांट, इन्वेस्टमेंट इनकम, रेंट, स्पेशल फंक्शन, इनकम टैक्स रिफंड। अब बच्चों बस आपको अदर इनकम के नाम याद रखने हैं और आपको अब तक तो पता चल गया, हाँ ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट की भाई अदर इनकम क्या क्या हो सकती है। लीगेसी से आ सकता है, ग्रांट्स मिल सकते हैं, इनके स्पेशल फंक्शंस हो सकते हैं, इनके रेंट आ सकता है, इनको इंटरेस्ट मिल सकता है और इनकम टैक्स का रिफंड मिल सकता है। इनकम टैक्स रिफंड अगर आपको याद हो, क्योंकि भाई ये टैक्स एग्जेम्प्ट होते हैं तो इनके इनकम पे टैक्स होता नहीं है, लेकिन फिर भी इनके टीडीएस वगैरह डिडक्ट हो जाते हैं। तो टैक्स एग्जेम्पशन का भरपूर फायदा उठाने के लिए, लीवरेज करने के लिए रिफंड्स जो है वो ले लेने चाहिए। क्या बोलती पब्लिक? कम ऑन, आइए मेरे साथ जुड़िएगा जरा, देखिए बच्चों साथ में रहिएगा प्लीज। सबसे पहले लीगेसी में हम लोग क्या करेंगे? कंफर्म रिसिट अमाउंट थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड इंश्योर दैट लीगेसीज आर एक्यूरेटली रिकॉर्डेड। देखो अब एक बार पढ़ लिया ना, अब इसकी टेंशन नहीं होनी चाहिए। क्यों टेंशन नहीं होनी चाहिए सर? सिंपल बात लिखी है, लीगेसी के अमाउंट को लीगेसी के डॉक्यूमेंट से मैच कर लो। अगर मैं बच्चों किसी को लीगेसी देके जा रहा हूं, जाओ मेरे बाद ये तुम्हारा होगा 1 करोड़ रुपए, कोई तो मेरे चिट्ठी पत्तर ईमेल कुछ तो लिखा होगा, तो लीगेसी के अमाउंट को लीगेसी की डॉक्यूमेंट से मैच कर लो और लीगेसी प्रॉपर्ली अकाउंट फॉर हुई हो। डन।
दूसरा पॉइंट ग्रांट्स, ग्रांट्स में हमने क्या देखना है, वाउच रिसीव्ड अमाउंट्स विद द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द ऑफिशियल रिसीट्स। फिर से वही बात, ग्रांट्स के अमाउंट को ग्रांट के किससे, डॉक्यूमेंटेशन से मैच कर लो। भाई गवर्नमेंट ने ग्रांट भेजा होगा आपको, बोलो हाँ के ना, गवर्नमेंट ने ग्रांट भेजा होगा, वो चिट्ठी पत्र कुछ तो भेजा होगा। हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि आपके चैरिटेबल ट्रस्ट को हम लोग दे रहे हैं 5 करोड़ रुपया, तो चिट्ठी से वैसे उसका अमाउंट मैच कर लो। ऑब्टेन सर्टिफिकेशन ऑफ रिसीविंग ग्रांट्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल, तो हम लोग सर्टिफिकेशन ले सकते हैं कि बता दो जी, बता दो, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो हमें कि आपको इतने ग्रांट्स मिले। आइए नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम बच्चों बहुत आसान, इन्वेस्टमेंट इनकम हो कैसे कह सकती है, डिविडेंड आ रहा होगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा। डिविडेंड के लिए आप लोग क्या करोगे, सच बताऊं, ये तो पता नहीं क्या लिख रहे हैं, डिविडेंड के लिए काउंटर फॉइल चेक कर लो। आजकल कहाँ आते हैं, पहले जमाने में बच्चों डिविडेंड का चेक आता था, चेक के साथ एक काउंटर फॉइल लगा होता था, मतलब चेक के साथ में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन लगी होती थी, वो सब चीजें होती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है, आज के बच्चों आपको डिविडेंड के लिए आती है मेल कि भैया आपके अकाउंट में जो है इतना अमाउंट क्रेडिट कर दिया गया है, राइट। तो बेसिकली इनकी लैंग्वेज में डिविडेंड के लिए, इंटरेस्ट के लिए काउंटर फॉइल चेक कर लो। दूसरी बात क्या होगी, अगर कोई फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट है तो हम अमाउंट और इंटरेस्ट से, अमाउंट और इंटरेस्ट रेट से क्या हम अप्रोक्सीमेट इंटरेस्ट इनकम निकाल सकते हैं, यस बिल्कुल निकाल सकते हैं। और बेटा उसको निकालने के बाद हमारे पास एक एक्सपेक्टेड वैल्यू है, हम एक्चुअल वैल्यू को देख लेंगे, बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर है, बोलो हाँ कहना। ओके सर, मुझे तो डिविडेंड का चेक आया था, पता नहीं भाई तुम कौन से बाबा आदम के जमाने में जी रहे हो, मुझे भी बहुत सारा डिविडेंड आता है, मेरे तो चुपचाप बैंक स्टेटमेंट में चला जाता है, राइट, ऑटोमेटिकली बैंक में क्रेडिट हो जाता है जो बैंक मेरा डीमैट अकाउंट के साथ अटैच्ड है। खैर एनीवेज, तो डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट हो गया। अब इसी में और बातें बोलनी है, हम लोग क्या करेंगे, अगर आज के जमाने की बात करते तो 26 AS का भी रेफरेंस दे सकते थे। आई होप आपने सुना है मुझसे पहले भी, लास्ट में एक स्टेटमेंट निकलती है, उसमें सब लिखा होता है कि आपका टीडीएस कितना डिडक्टेड है, डिविडेंड पे टीडीएस भी होगा, टीडीएस होगा तो भाई से वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, वहां से हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या बोलती पब्लिक, कम ऑन, बोलो हाँ कहना, आ जाओ जी, देखते जरा प्लीज। तो वेरीफाई डिविडेंड इंटरेस्ट विद काउंटर फॉइल्स, चेक इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन फिक्स्ड रेट सिक्योरिटी, फिक्स्ड रेट सिक्योरिटी मतलब एफडी बेटा, एंश्योर करेक्ट डिविडेंड रिसिप्ट फॉर इन्वेस्टमेंट सोल एक्स डिविडेंड एंड बॉट कम डिविडेंड। अब एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड आई होप आपको पता है। एक्स डिविडेंड में क्या होता है कि भाई डिविडेंड मैंने ले लिया है, उसके बाद मैं बेच रहा हूं, यानी कि सेलर के डिविडेंड का राइट था, बायर का नहीं था। कम डिविडेंड क्या हो गया कि अब मैं आपको बेच रहा हूं, बायर के पास जो वो क्या होगा, डिविडेंड का राइट होगा, बायर का अकाउंट फॉर होना चाहिए, राइट। एंड इन्वेस्टिगेट द मिसिंग डिविडेंड। अभी इन्वेस्टिगेट द मिसिंग डिविडेंड, सच बताऊं क्या करेंगे, रिकंसिलेशन बनाएंगे। इतने हमारे पास शेयर्स थे, इतना इन्होंने साल में जो है 4 बार डिविडेंड अनाउंस किया, हमारे पास तो इतने रिसीव हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर कहाँ है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड में बच्चों सिंपल सी बातें आपके लिए मार्क कर देता हूं। काउंटर फॉइल चेक कर लो मेरे साथ, काउंटर फॉइल चेक कर लो, और फिक्स रेट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट कैलकुलेशंस आप लोग चेक कर लो। फिर डिविडेंड रिसिप्ट हमारे पास करेक्ट होनी चाहिए। हम लोग देखेंगे कि भाई हमने अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स बेची है एक्स डिविडेंड, या हमने इन्वेस्टमेंट खरीदी है कम डिविडेंड, तो उसके हिसाब से ही हमारे पास डिविडेंड की अकाउंटिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा जी, एंड इन्वेस्टिगेट द मिसिंग डिविडेंड। बेटा यहाँ इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है, जरा मुझे बता दो एक बार, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है यहाँ पे? एक आधा तो निकल के आ ही जाता है, इन्वेस्टिगेट कैसे करेगा, ये तो ऑडिटर है। अरे एग्जामिन बाबू, एग्जामिन ले लो, रिकंसिलेशन ले लो, भावनाओं को समझो। आ जाओ जी प्लीज। रेंट, अरे भाई रेंट का क्या करूं मैं, कुछ नहीं करना भाई। रेंट के लिए मैं रेंट एग्रीमेंट पकड़ूंगा, सबसे पहले रेंट रिसीट्स पकड़ूंगा, रेंट रोल मतलब वो रेंट रिसीट्स, रेंट एग्रीमेंट, ये सारी चीजें मैं चेक कर लूंगा। आ जाओ जी। रिव्यू दी रेंट रोल एंड लीज एग्रीमेंट फॉर रेंट अमाउंट्स एंड ड्यू डेट्स, क्रॉस चेक रेंट रिसीट विद द कैश बुक एंट्रीज। सिंपल सी बात, आपको रेंट आता होगा, आप कैश बुक में एंट्री करते होंगे, हम लोग चेक कर लेंगे भाई साहब वो प्रॉपर्ली मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, सृष्टि ने बहुत ही सही बात बोली कि भाई एस्केलेशन क्लॉज भी चेक कर लो। देखो ऐसी बड़ी बड़ी बातें लिख के आओगे तो एकदम चिल्ड आउट हो जाएगा मामला। देन स्पेशल फंक्शन, ये वही है बच्चों जो हमने फंड रेजिंग इवेंट करे हैं। ऑडिट रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ऑफ फॉर इवेंट्स, वेरीफाइड टिकट प्रोसीड्स अकाउंटिंग इंक्लूडिंग व्हाट, इंक्लूडिंग फॉर रिटर्न्स। अगर किसी को रिटर्न करना पड़ा तो उसके भी प्रॉपर अकाउंटिंग होनी चाहिए। एंड आखिरी इनकम टैक्स रिफंड, कंफर्म टैक्स रिफंड क्लेम्स फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम डिडक्शन, चेक कॉरेस्पॉन्डेंस विद टैक्स डिपार्टमेंट एंड रिफंड कैलकुलेशन। दैट्स इट। मेरे हिसाब से तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर कुछ भी नहीं था, जबरदस्ती की बात है, बस आपको मेनली इनकम पता होनी चाहिए। लीगेसी, अब लीगेसी आई है तो कोई डॉक्यूमेंट होगा, लीगेसी को चेक कर लो भाई, डॉक्यूमेंट से अमाउंट मैच करता है कि नहीं, उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर हुई है कि नहीं। ग्रांट्स, ग्रांट्स का बच्चों कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा, ग्रांट्स को चेक कर लो कि भाई ग्रांट के डॉक्यूमेंट्स अमाउंट मैच करता है कि नहीं करता है, और उसकी अकाउंटिंग जो है वो प्रॉपर हुई है या नहीं हुई है। अच्छा जी, और कौन सी इनकम हो सकती है? इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, डिविडेंड के लिए आप लोग चेक कर लो काउंटर फाइल, इंटरेस्ट के लिए चेक कर लो काउंटर फाइल,
इंटरेस्ट के लिए आप एक काम और कर सकते हो, फिक्स रेट सिक्योरिटी अगर थी आपकी यानी एफडीज थी तो उस पर आप लोग जो है इंटरेस्ट कैलकुलेट भी करके देख सकते हो और एक्चुअल वाले से मैच करके देख सकते हो। डिविडेंड के केस में आप लोग क्या करोगे, प्रॉपर डिविडेंड आपको जो है वो रिसीव होना चाहिए, इसके लिए आप एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड वाले केसेस देख लोगे और कोई डिविडेंड मिसिंग है तो उसे फर्दर एग्जामिन रिकंसाइल इन्वेस्टिगेट कर लोगे। ठीक है जी। और कौन सी इनकम बच गई, स्पेशल फंक्शन इवेंट्स पे हम लोग क्या करेंगे, उसकी इनकम और एक्सपेंसेस को जो है हम लोग प्रॉपर्ली चेक करेंगे, उसकी इनकम और एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हो, जो हमने वापस कर दिया हो उसकी भी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। और कौन सी इनकम बच गई, रेंट, अरे रेंट में कुछ है ही नहीं, रेंट रोल्स एंड एग्रीमेंट शुड बी चेक्ड। फिर उसके बाद बच्चों हमारा रेंट रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है, कैश बुक में हम लोग उसकी एंट्री चेक कर सकते हैं कि प्रॉपर्ली टाइम पे रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। आखिरी बच्चों, आखिरी पॉइंट, इनकम टैक्स रिफंड। तो आप सबसे पहले तो इनकम टैक्स रिफंड है ना, सबसे पहले तो इनको बोलो आओ इनकम टैक्स रिफंड की कैलकुलेशन चेक करवाओ जरा मैं कि इनकम टैक्स रिफंड निकाला कितना है आपने, कैसे निकाला है आपने, और फिर चेक करो भाई इनकम टैक्स रिफंड टाइमली रिसीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं तो आगे की बातें बताता हूँ, नहीं हो रहा तो देखो भाई उस पर इंटरेस्ट भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राइट। एंड याद रखिए इनकम टैक्स रिफंड पे जब इंटरेस्ट मिलता है इट इज टैक्सेबल अंडर द अदर सोर्सेज। 4 बातें बोल के आ जाओ, टेंशन की बात की है। हाँ जी डन, बोलिए। तो इनकम टैक्स रिफंड में हम लोग देखेंगे टैक्स रिफंड क्लेम फॉर इन्वेस्टमेंट इनकम डिडक्शंस, इनका टीडीएस डिडक्ट हुआ होगा इन्वेस्टमेंट इनकम पे, तो हम लोग देखेंगे उस पर रिफंड ये क्लेम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम लोग देखेंगे टैक्स अथॉरिटी के साथ इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस क्या हुई और रिफंड कैलकुलेशंस क्या हुई। बताइए जी, टॉपिक खत्म होता है, जल्दी बोल दो हाँ क्या ना। ऐसे ही बच्चों सारे टॉपिक, बस ये दर्द जो है अब ये खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है बच्चों ये दर्द। इसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और उसके बाद एक छोटा दर्द और ट्रस्ट एंड सोसाइटीज। ओके, फिर ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। बहुत संयम दिखाया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, लो भाई लो, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्सपेंस का ऑडिट जो है वो कैसे करेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट का। लो भाई लो, तो ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर बच्चों पहली बात तो खर्चे है क्या क्या। देखो आसान खर्चे से ही शुरू करते हैं। क्या बच्चों सैलरी वाले खर्चे होंगे, मुझे बताओ हाँ कहना। सैलरी देता होगा चैरिटेबल ट्रस्ट या लोग बाग जाके वो फ्री में काम कर लेते होंगे, भैया बिल्कुल सैलरी देता होगा। और क्या खर्चे होंगे, क्या एक चैरिटेबल ट्रस्ट आगे भी डोनेशन दे सकता है, मुझे बताओ। बिल्कुल दे सकता है, हमने इस पे पूरा टॉपिक पढ़ा हुआ, याद करके आओ। एनजीओ के केस में सुनामी वाला क्वेश्चन याद है, सुनामी वाला है ना। तो ये हो गया हमारा ग्रांट्स पेमेंट वाला। फिर इसी के अंदर बच्चों ने मिक्स कर दिया कि भाई आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ सिक्योरिटीज और प्रॉपर्टीज भी खरीदी होंगी। जैसी बच्चों सिक्योरिटीज की बात आती है यानी कि स्टॉक मार्केट की सिक्योरिटीज की बात आती है या प्रॉपर्टीज की बात आती है, एक चीज तो पक्का बोल सकता हूं, टाइटल डीड चेक कर लो, डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लो, ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे ही होना चाहिए। अच्छा, कैश एंड बैंक, इससे जनरल पॉइंट मुझे जीवन में नहीं दिखा, वेरीफाई ऑल कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। क्या ही बता दिया है भाई, एकदम आंखें खोल दी है तुमने। आ जाओ। एंड देन फाइनली स्पेशल पर्पस फंड्स बच्चों, स्पेशल पर्पस फंड्स तो आपको पता ही आज हमने पढ़े भी थे, पुअर बॉय फंड याद आ रहा है आप लोगों को। ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट में भी क्या होगा कि भाई जो स्पेशल पर्पस फंड्स है उनको डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए क्या किया गया हो, यूज किया गया हो। आइए सारे पॉइंट्स बच्चों दोबारा से पढ़ाता हूं एक बार आपको, अभी मैंने बस एक ओवरव्यू दिया था। सबसे पहले ग्रांट पेमेंट, एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को भाई साहब ग्रांट्स दे रहा है, दे दो भाई दे दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग देखेंगे कि एक तो वो हमारे चैरिटेबल पर्पस के साथ अलाइन करते हो, मतलब हमने भाई साहब चैरिटेबल ट्रस्ट खोल रखा है एजुकेशन का, और तुम लोग ग्रांट्स दिए जा रहे हो किस लिए, ताकि बच्चे जो है भाई साहब बाहर जाके मूवी भी देख पाए। वाह शाबाश। और मूवी भी कौन सी, एनिमल। आपके जो ग्रांट्स है, जो आप चैरिटेबल ट्रस्ट आगे ग्रांट्स दे रहा है, दे मस्ट अलाइन, अलाइन मतलब मैच विद द चैरिटेबल पर्पस। इज दैट क्लियर, बोलो हाँ कहना। अच्छा जी, देन इंश्योर नो बेनिफिट्स, ग्रांट्स ऐसा तो नहीं हो रहा भाई साहब ट्रस्टी डायरेक्टर और कमेटी मेंबर्स को दे रहे हो, अरे 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 हमारे ट्रस्टी का बच्चा कितना गरीब है, तेरे यूएस की डिग्री हम स्पॉन्सर करेंगे, हमारा चैरिटेबल ट्रस्ट स्पॉन्सर करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ग्रांट्स हमारे लिए एक एक्सपेंस भी हो सकते हैं, एक इनकम भी हो सकती है। जब बच्चों हम किसी और को पैसे दे रहे हैं कि जाओ तुम भी कुछ जीवन में अच्छा करो, तो ये हो गया हमारे लिए एक्सपेंस। और उस एक्सपेंस बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, जल्दी बता दीजिए। जितने भी ग्रांट्स हमने पे किए होंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच करते हैं कि नहीं। और कोई भी बेनिफिट किसका नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई भी बेनिफिट किसका नहीं होना चाहिए, कोई भी बेनिफिट जो है वो डायरेक्टर, ट्रस्टी और कमेटी मेंबर्स का नहीं होना चाहिए। डन, आ जाओ जी। सिक्योरिटी एंड प्रॉपर्टी, लो भाई लो, सबसे पहले वेरीफाई सिक्योरिटी शेड्यूल एंड प्रॉपर्टी इन्वेंटरीज। इन शॉर्ट, आपसे फिक्स एसेट रजिस्टर मांग रहे हैं, आपसे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर मांग रहे हैं, लाओ भाई लाओ अपना इन्वेस्टमेंट रजिस्टर दिखाओ, फिक्स एसेट रजिस्टर दिखाओ। इंस्पेक्ट द सिक्योरिटी, टाइटल डीड, फिजिकली वेरीफाई द व्हाट, मूवेबल प्रॉपर्टीज। तो जितनी मूवेबल प्रॉपर्टीज उनको फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, जो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है उनकी टाइटल डीड्स देख लेंगे। साथ साथ बने रहिए, खत्म हो गया। सैलरी एंड एक्सपेंसेस, चेक पेमेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्या ही बता दिया भाई, गजब कि जितने भी एक्सपेंसेस है उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। याद है साइकिल पंचर हुई 10 रुपए,
है ना। तो जितने भी आपके बच्चों खर्चे हैं, सैलरी एंड अदर एक्सपेंसेस, उनके प्रॉपरली क्या होने चाहिए हमारे पास, जल्दी बोल दो बेटा, प्रॉपरली क्या होने चाहिए, कम ऑन जल्दी बोलो ना। उन कहाँ चला गया मैं, उनके प्रॉपरली हमारे पास क्या होने चाहिए, वाउचिंग जो है मतलब उनके प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो हमारे पास होने चाहिए। कंफर्म प्रॉपर सैंक्शन बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सारे खर्चे बच्चों क्या होने चाहिए, प्रॉपरली, हाँ जी सारे खर्चे क्या होने चाहिए, कमांडल में जल्दी बताओ बेटा, प्रॉपरली सैंक्शन होने चाहिए। इज दैट क्लियर? देन कैश एंड बैंक पेमेंट, कैश, सारी कैश और बैंक पेमेंट को वेरीफाई कर लो। स्पेशल पर्पस फंड सिर्फ और सिर्फ डेजिग्नेटेड पर्पस के लिए ही यूज हुआ हो। आइए सारे खर्चों को बच्चों एक बार साथ में रख के देखते हैं। सबसे पहले क्या था, ग्रांट्स एंड पेमेंट। एक चैरिटेबल ट्रस्ट दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को ग्रांट्स दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। पहला पॉइंट क्लियर है, मुझे जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, हाँ कहना, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट बताओ बेटा, दूसरा पॉइंट बताओ मुझे क्या होगा, कम ऑन दूसरा पॉइंट बताओ क्या होगा, बताते जाओ आप लोग, बताते जाओ प्लीज, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। और क्या खर्चे होंगे, सैलरी के खर्चे हो सकते हैं। जनरल पॉइंट कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन चेक कर लो, फंड जो है वो एप्रोप्रिएट पर्पस के लिए यूज हुआ हो, ये बात हम लोग चेक कर सकते हैं। एंड आखिरी पॉइंट था सिक्योरिटीज वाला, बोलिए क्या, सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट वाला। एक बार सारे दोबारा बोलकर देखेंगे, भारत माता की जय करके। सबसे पहले बच्चों ग्रांट्स, फिर सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, फिर सैलरी, फिर कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन, और आखिरी में जाते जाते भाई फंड का यूटिलाइजेशन सिर्फ एप्रोप्रिएट पर्पस के लिए होना चाहिए। स्पेशल पर्पस फंड्स का यूटिलाइजेशन सिर्फ एप्रोप्रिएट पर्पसेस के लिए होना चाहिए। भारत माता की जय। डन, लीजिए ये हो गया बच्चों हमारा टॉपिक पूरा का पूरा समाप्त। इसके नोट्स लग गए हैं मुझसे थोड़ी गलत जगह पे, इनको शिफ्ट कर देता हूं मैं। पता नहीं शिफ्ट कैसे होंगे, हो गए मेरे ख्याल से, हाँ सही है, लो भाई लो। इजी इजी बच्चों, इजी बोलिए। दैट्स इट, हमारा बच्चों चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का ऑडिट भी यहाँ पे आके हो जाता है पूरा का पूरा समाप्त। अब जरा ध्यान से देखिए हमारे पास क्या क्या बचा है। हमारे पास बच्चों अब सिर्फ दो बड़ी बड़ी बातें बची हैं, एक आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा आपका ट्रस्ट एंड सोसाइटीज का ऑडिट। सर ट्रस्ट एंड सोसाइटी हमें होमवर्क दे दो प्लीज, सर हमें होमवर्क दे दो प्लीज, सर हमें होमवर्क दे दो। ट्रस्ट एंड सोसाइटी नहीं दूंगा बेटा, तुम्हारे ऊपर मुझे इतना रत्ती भर का भी विश्वास नहीं है। मैं बता रहा हूं, आज मैंने इनकम टैक्स में अदर सोर्सेज की क्लास ली है और पता बच्चे कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ब्लैंक। ये पढ़ा है हमने, ये चैप्टर हमारा है, ये हमारे सिलेबस में, ये कोर्स है हमारा। मुझे विश्वास ही उठ गया मेरे में, कुछ भी पूछो ऐसे बैठे हुए। भाई तुम नहीं करते रिवीजन, मैं ही करवाऊंगा, मैं ही करवाऊंगा, सच बता रहा हूँ, जो करवाऊंगा मैं ही करवाऊंगा। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलिए, कम ऑन। चलो भाई अब बच्चों कर लेते हैं आज की क्लास की फटाफट 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 रिवीजन, और रिवीजन करने के बाद हम लोग बच्चों चलेंगे अपने एक डिस्कशन के लिए। आ जाओ मेरे साथ।